नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। गुजरात की सियासत में एक बार फिर भगवा लहर। स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और सभी 15 नगर निगमों में बंपर जीत। गुजरात निकाय चुनावों में भाजपा ने ऐसा परचम लहराया है कि विपक्षी दलों का सफाया कर दिया। सूरत से लेकर राजकोट तक हर शहर में कमल खिला। अहमदाबाद में 192 में से 160 सीटें जीतकर बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि शहरी राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया है। और सिर्फ शहर ही नहीं, तालुका पंचायतों तक में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इस ऐतिहासिक जीत पर अहमदाबाद में विजय उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की जनता का आभार जताया। कहा, गुजरात व बीजेपी का रिश्ता अब और भी मजबूत और अटूट हो गया है। तो क्या इन नतीजों ने साफ कर दिया कि गुजरात में बीजेपी वाकई अजेय हो चुकी है? क्या यह विकास पर भरोसा है या विपक्ष की कमजोर रणनीति का नतीजा? आखिर गुजरात में विपक्ष इतना बेअसर क्यों रहा? क्या ये नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। आज भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद नहीं, पूरे गुजरात के अंदर भाजपा का कमल लहरा दिया है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से जयपाल सिंह मांडोता जी। जयपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल है। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुजरात में जिस तरह से जीत हुई है, जयपाल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। क्या वाकई में गुजरात में बीजेपी अजेय हो गई है? जो भी चुनाव हो परिणाम उसी के पक्ष में जाते हैं, या फिर कमजोर विपक्ष होने का फायदा यहां पर मिल रहा है बीजेपी को? मैं एक शेर से ही मेरी बात की शुरुआत करता हूं कि आंधियों से कह दो कि वो अपने औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में लगातार 30 सालों से सरकार है और इस बात का रेफरेंडम है, इस बात का प्रमाण है कि सुशासन की राजनीति, सकारात्मक राजनीति, लोगों को गांव गुआड़ खेत खलिहान तक जो डेवलपमेंट का मॉडल है बीजेपी का, जो गुजरात का वहां पर पहुंचा। और लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया। देखिए, लगातार चुनाव जीतना, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे नगर निगम हो, और आज का चुनाव, आज का रिजल्ट इस बात का प्रमाण है कि गुजरात के लोगों ने जो आने वाले विधानसभा चुनाव है 2027 में, ये अपने आप में उसका सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को न केवल जीत बल्कि प्रचंड जीत, जिसकी अपेक्षा और कामना, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने वहां डेवलपमेंट का जो सुशासन का राज शुरू किया, उस पे मोहर लगाते हुए मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047, उसको प्रमाणित किया है। और गुजरात के 4 करोड़ लोगों ने इस बात का भी प्रमाण दिया है कि सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, देश को आगे ले जाने की राजनीति का कोई तोड़ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर गुजरात के लोगों ने विश्वास जताया। लेकिन क्या ये जीत हम इस तरह से देखें कि ये संगठनात्मक तौर पर या संसाधनों के उपयोग के तौर पर ये मिला है फायदा, या फिर वास्तविक तौर पर जनता का भरोसा और इसलिए हर बार जीत मिल रही है? देखिए, आप संसाधनों का कह के ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगातार, जैसे मैंने ओपनिंग नोट में कहा कि लगातार 30 सालों से एक बात को प्रमाणिकता के साथ में उस मॉडल पर जनता के द्वारा मोहर लगाना। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो जनता की होती है। आप देखिए, गुजरात में लगातार चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी संगठनिक स्तर पे, हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 24/7 काम करता है। लगातार कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम करते हैं, जमीनी काम करते हैं और जनता से लगातार संवाद रखते हैं। इस बात का प्रमाण है, कोई भी कितनी भी बड़ी सत्ता हो, लगातार 30 सालों से इस बात का प्रमाण कि लगातार जो पहले वाली जीत से उससे बड़ी जीत। और आज तक की मैं समझता हूं नगर निकाय और लोकल बॉडीज में यदि ये जीत को देखें तो सबसे बड़ी जीत है। और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास जताया। गुजरात मॉडल का जिस तरह से उदाहरण दूसरे राज्यों में भी दिया जाता है, आज भी कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल उतना ही सशक्त है, वही मोहर जीत पर लग रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से आप इस बात को प्रमाण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में लगातार काम हुए। और उन कामों को बढ़ाते हुए आज देश के, यदि इस मॉडल को हम देखें तो माननीय मोदी जी का संकल्प है कि अंत्योदय का जो हमारा भाव है, हमारा संकल्प है कि केवल हमारी योजनाएं कागजों तक नहीं रहनी चाहिए, उसको जनता का जो अंतिम पंक्ति में बैठा, अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, उस तक उसका लाभ पहुंचे।
और इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात आगे बढ़ा और उसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए आज भूपेंद्र भाई पटेल हो, अनेकों हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार इसको प्रमाणित किया। जैसे आप एक उदाहरण देता हूं आज को सूरत का, सूरत में पिछली बार कुछ गलती हुई, आज देखिए जनता ने एक बार प्रमाणित कर दिया कि कुछ हो सकता है, कभी कभार कोई जीत के आ जाए, लेकिन लगातार 30 सालों से एक ही मॉडल को, एक ही बात को, एक ही संकल्प को, विकसित भारत 2047 माननीय मोदी जी का संकल्प है और गुजरात के 4 करोड़ लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया। ठीक है, लेकिन पंकज जी, गुजरात में आखिर ऐसा क्या है? क्या वाकई में कांग्रेस वहां पर कमजोर पड़ रही है या नेतृत्व का संकट है वहां पर? क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि टक्कर में छोड़िए एक तरफा कैसे जीत यहां पर मिल रही है? एक बार 2 बार हो सकता है, ये बार ऐसा ऐसा होगा तो क्या कांग्रेस इसे कैसे देखती है? नहीं, देखिए श्वेता जी, गुजरात में जो आज नगर निकाय में बीजेपी की जीत हुई है वो कोई समर्थन की, जनता के समर्थन की जीत नहीं है, वो इंजीनियर्ड जीत है। वो इसलिए इंजीनियर्ड जीत है कि भले ही संसाधन हो या संस्थाएं हो, उनका लगातार दुरुपयोग करके भाजपा चुनाव जीतना जान गई है। उन्होंने पूरे सिस्टम को इस तरीके से हैक कर लिया कि आप देखिए गुजरात में लगभग, अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, वहाँ गुजरात में लगभग 300 सीटों पर बीजेपी बिना मुकाबले के जीती है। जो कैंडिडेट वहाँ कांग्रेस के थे उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, पैसे के बल पे दम और दबाव के दम पर वहां पर उन लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। और आप जब आप एक तरफा चुनाव लड़ेंगे तो डेफिनेटली तौर पे आप जीतेंगे। तो जिस तरीके का टेम्पर्ड लगातार जो संस्थाओं को कर रही है, लगातार जो प्रोसेस है, चुनावी प्रोसेस, उसको बीजेपी हैक करने का काम कर रही है, वो मुझे लगता है कि वो पूरे देश को धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और जो गुजरात का मॉडल है वो गुजरात कमजोर है, इतने दबाव में आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको कमजोर नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस ही एक अकेली मात्र पार्टी है जो इस समय देश में लगातार विपक्ष के तौर पे लड़ने का काम कर रही है। और जो भाजपा की कुनीतियां भले देश के केंद्र की सरकार की हो या प्रदेश स्तर की सरकारों की हो, वहां पे लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए अब गुजरात में अगर आप कहेंगे कि बीजेपी की जीत है तो बीजेपी का आप देखिए वहां वोटर टर्नआउट कितना कम हो गया, 45 से 50% वोटिंग हुई है अहमदाबाद में। आप राजकोट, सूरत में भी देख लीजिए, वहां पे वोटर टर्नआउट इतना ही हुआ है। और उसके बाद में भी लगभग आप देखिए कि 30+ सीटों पर हम लोग वहां अहमदाबाद में जीते हैं। और पूरे प्रदेश में लगभग गुजरात में 1400+ सीटों में जीते हैं। उसमें अगर हम बात करें वापी में हम लोग 800, मतलब जो तालुका है, पंचायत है, उनमें लगभग 800 सीटों पे जीते हैं। वापी में 1100 सीटों पे जीते हैं। इसके अलावा सूरत में भी हमने 5 साल बाद वहां खाता खोला है। इसके अलावा 30 सीटें हमने अहमदाबाद में भी जीती है। तो कांग्रेस तो वहां अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसान की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, वो काम कांग्रेस लगातार वहां उठाने का काम कर रही है। और आप देखिए वहां लगातार ऐसी घटनाएं होती रही है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां वडोदरा का ब्रिज गिरने की बात हो, मोरबी का ब्रिज गिरने की बात हो, इसके अलावा तमाम कई ब्रिजेज वहां पे गिरे हैं। तो वो कलई खोलता है कि गुजरात का एक्चुअल मॉडल है क्या। और शिक्षा की स्थिति तो वहां ऐसे है कि लगातार ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी वहां मर्जर्स पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स कम एक सवाल कहीं ना कहीं हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स उठाए, लेकिन यही तो मौके होते हैं जब जनता सत्ता पलट सकती है। तो अगर इतना कुछ हो रहा है वहां पे, नेगेटिव, नकारात्मक नजर आता है और सही से चीजें नहीं चल रही, तो जनता को तो फैसला बदल देना चाहिए। फिर वही क्यों? कांग्रेस की बात कर लूं, कांग्रेस ठीक है टक्कर दे रही थी और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई जगह से जिस तरह से रिजल्ट आया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को हम बोल रहे कि शून्य है। कांग्रेस ने भी अच्छे आंकड़े, 74-75% बीजेपी की तरफ है, तो बाकी कांग्रेस भी नजर आती है। लेकिन क्या कांग्रेस की रणनीति में कोई कमी है? नहीं, देखिए कांग्रेस किस तरह की प्लानिंग है या कहीं तो चूक हो गया? ये आत्ममंथन भी होता है, देखिए परिणामों के बाद डेफिनेटली आत्ममंथन करते हैं। लेकिन इस पूरे देश ने चंडीगढ़ जैसे नगर निगम के चुनाव भी देखे हैं, पूरे सिस्टम को कैमरों के सामने हैक होता हुआ भी देखा है। और अभी हम बंगाल में भी चुनाव देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार वहां चुनाव करवा रही है, किस तरीके से लोगों को डिमोलाइज कर रही है। तो ये पूरा देश जानता है, तथ्य हैं, सच है, वो धीरे धीरे जनता के सामने आएंगे ही आएंगे। और गुजरात की जहां तक बात है, गुजरात, ग्रामीण गुजरात में कांग्रेस आज भी मजबूत है और धीरे धीरे वहां हम सत्ता में वापसी जरूर करेंगे। क्योंकि जिस तरीके की मशीनरी का उपयोग आजकल भाजपा कर रही है, तमाम जैसे AIMIM ने भी कुछ सीटें वहां जीती है गुजरात में, तो जिस तरीके से कुछ विपक्षी दलों का भी प्रयोग वो करती है, उपयोग करती है जीतने के लिए, फिर भी कांग्रेस वहां पे मजबूत है। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस हमेशा से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करती है। महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, बुजुर्ग हो, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन हो, मैं तो कहता हूं इन तमाम मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है। भाजपा आज भी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ने में अक्षम है, जबकि वो पूरे देश में ये कहती है कि गुजरात मॉडल ये है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं गुजरात मॉडल क्या, अब तो 12 साल से पूरा देश केंद्र सरकार का मॉडल भी देख रहा है। और हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन वो रोजगार आज दिन तक नहीं दिए गए। किस
तरीके से गंगा की सफाई करने की बात हुई थी लेकिन वो आज दिन तक नहीं दिया गया, किस तरीके से बुलेट ट्रेन की बात हुई थी लेकिन वो आज दिन तक नहीं किया, किसी तरीके से किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी वो आज दिन तक नहीं हुए, किस तरीके से डॉलर की रेट को कंट्रोल करने की बात हुई थी वो आज दिन तक नहीं हुए, किस तरीके से पेट्रोल डीजल की रेट कंट्रोल करने की बात हुई थी वो आज दिन तक नहीं हुए। तो तमाम जो वादे हैं वो देश जानता है कि किस तरीके की झूठी और मक्कार सरकार है और केवल झूठे वायदों से, जुमलों से ये सरकार है ना सत्ता में आने का काम करती है। एक बात मैं और रखना चाहूंगा, इस सरकार ने कई प्रदेशों में चुनाव के वक्त कहा इनको 2500 रुपए मिलेंगे, किसी को 1500 मिलेंगे, किसी को 8000 मिलेंगे, और आप तमाम सर्वेक्षण करवा लीजिए, राजस्थान में भी इन्होंने वायदे किए थे, इसके अलावा कई प्रदेशों में इन्होंने वायदे किए थे। आज बंगाल में जाके कह रहे हैं 3000 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन आप सच में ग्राउंड पे जाके सर्वे करा लीजिए, जिन्होंने एक महिला के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ झूठी राजनीति लोग करते हैं। योगेन जी का मैं रुक रहा हूं। योगेन जी, मेरे दो सवाल आपसे। जो भी पंकज जी ने कहा, जिस तरह से एक पूरी लंबी लिस्ट फहरिस्त है कि क्या क्या वादे किए गए और नहीं पूरा किया गया, सवाल यह है कि इतने वादे किए गए, पूरे नहीं किए गए, फिर भी क्या वजह कि बार बार गुजरात की जनता हो उसे वापस से बीजेपी को चुनकर लाती है? ऐसे में तो नाराजगी होनी चाहिए, ऐसे में उनको तो परिणामों को पलट देना चाहिए। दूसरा अहम सवाल कि क्या वाकई में गुजरात में चुनाव अब एक तरफा हो चुके हैं? नहीं श्वेता, गुजरात को जो अन्य राज्यों के चुनाव है थोड़ा सा उससे हमें अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद वहां से आते हैं, अमित शाह वहां से आते हैं, उनकी राजनीति का जो प्रादुर्भाव वहां से हुआ है। तो एक बात तो ये कि गुजरात के लोगों का एक वहां पर इमोशनल अटैचमेंट है दोनों नेताओं से, और अटैचमेंट ये है कि गुजरात की धरती पर जब तक ये मजबूत नहीं रहेंगे तब तक ये भारत में मजबूत नहीं रहेंगे। तो एक वो जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको आप डिनाई कभी कर नहीं सकते हैं। ठीक। दूसरा, वहां पर जो दूसरी बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ में, अगर आप देखिए जो निकाय चुनाव अभी हुए हैं, अगर आप 2021 के चुनाव को आप देखेंगे तो तब भी वहां पर तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का सेम रिजल्ट था। 6000 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी, 8000 करीब सीटें वहां पर चुनाव हुए थे। तो यानी 2021 को आप लेंगे, 2026 को लेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। उसके पहले के जो चुनाव थे 2016 के, वहां जरूर कांग्रेस के पास कुछ अच्छी सीटें थी। तो अब गुजरात में क्या है, चूंकि दोनों नेता वहां के हैं तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट है गुजरात को हमेशा इनके लिए अजय बनाता है। दूसरी बात, एक फैक्टर आपको राजनीतिक रूप से देखना पड़ेगा वहां पर, जब तक आम आदमी पार्टी ने 2022 में वहां पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, और 2022 में तो कहा जा रहा था बाकायदा कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है कांग्रेस के फेवर में। लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि कांग्रेस को रिप्लेस कर रही थी पूरे भारत के अंदर, तब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी थी नहीं। तो वहां पर उनको जो विजय मिली, 14 से 15% वोट मिले, 5 उनको सीटें मिली, तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह डेंट मारा। अब अगर अभी आप गुजरात में देखेंगे तो अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के अगर आप वोटिंग परसेंटेज को मिलाएं, और मिलाने के बाद फिर एक आपको आकलन करना होगा कि अगर दोनों एक साथ होते या वहां पर विपक्षी दल एक होता तो वहां पर चुनाव में क्या गणित होता। तो अभी क्या हुआ है कि दोनों चूंकि बिखर चुका पूरा विपक्षी दल भी वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्ष रूप से उसका भी फायदा वहां पर मिल रहा है, क्योंकि संगठित विपक्ष वहां पर है नहीं। अब जहां तक सवाल हम ये कहते हैं कि भाई इसका अगले चुनाव पे क्या असर होगा, तो डेफिनेटली देखिए, जो निकाय चुनाव होते हैं चाहे किसी प्रदेश के हों, वो तब होते हैं जब विधानसभा चुनाव के 1 या 2 साल पहले, जैसे राजस्थान की बात करेंगे, 2000 हमारे यहाँ इस वर्ष के आखिर में चुनाव होंगे और 2 साल बाद चुनाव होंगे, तो एक उनको पैमाना माना जाता है, आईना माना जाता है कि आने वाले कल की क्या कहानी है। 2027 का ये ट्रेलर है, जो परिणाम है, तो कहीं कैसे रिफ्लेक्शन होगा? बिल्कुल आज आप कह सकते हैं कि आज के चुनाव को देखते हुए 2027 के चुनाव का जो आईना है वो करीब करीब साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां से जीत सकती है। अब जो लड़ाई वहां पर असली होगी वो होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर। मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2022 में एक बहुत बड़ी गलती की थी, वो थी कांग्रेस, जिस कांग्रेस का वो विरोध करती थी पानी पी पी करके, उस कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया, उसका नुकसान पूरे भारत में उनको उठाना पड़ा। अब वो कोशिश कर रहे उस फ्रेमवर्क से बाहर जाने की और किसी भी तरीके से अपने आप को कांग्रेस से अलग करने की। तो 2027 में जो चुनाव होंगे वो असली लड़ाई होगी कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहता है, कांग्रेस रहती है कि आम आदमी पार्टी रहती है। और एक चीज और, 2022 में पंजाब और गुजरात में चुनाव हुए थे, आप अच्छी तरह याद करें, तब तक आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी थी, दिल्ली में थी। लेकिन 2022 में जैसे ही पंजाब में सरकार आई और गुजरात में सरकार आई, अचानक राष्ट्रीय दल का वो मिला और उनका प्रादुर्भाव बहुत जबरदस्त तरीके से उनका नेशनल वाइड उनको आगे बढ़े हैं। तो 2027 का चुनाव एक तरफा अगर देखें तो ऐसा लगता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का परचम वापस से लहराएगा, और जो लड़ाई होगी वो असली लड़ाई होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। यानी और अभी उस लड़ाई का फायदा इनको मिलेगा। जीतना बीजेपी का तय, सेकंड नंबर पे कौन होता है ये लड़ाई होगी। हाँ, अगर इन चुनावों के मद्देनजर आज की परिस्थिति में श्वेता, मुझे नहीं लगता कि 2027 में दोनों पार्टियों के लिए सत्ता में आने का इसको बहुत ज्यादा बचा है। लेकिन जयपाल जी, क्या शहरी वोट बैंक स्थायी हो चुका है बीजेपी का? जिस तरह के परिणाम सामने आते हैं, हमेशा राज्यों में देखने को मिलता है, उठापटक चलती रहती है, लेकिन गुजरात में सिनेरियो कुछ और है। देखिए श्वेता जी, इसको इस रूप में बांटकर हम ये देखें, कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी काबिल प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो उनसे कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये कारवा क्यों लूटा।
और कारवा बुरी तरह लूटा। गुजरात में आज विपक्ष में बैठने लायक ही नहीं रहे। ये इसी का परिणाम है कि बार बार देखिए इनके कप्तान 100 सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हार की तरफ। लगभग 90-92 चुनाव इनके नेतृत्व में हार चुके हैं। आप देखिए गुजरात में हमारा जो नेशनल जो लीडरशिप है वो सब चुनाव में बिजी है। स्टेट चुनाव में चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, बंगाल है, यहां पर अमित शाह जी केवल वोट देने गए। हमने हमेशा पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव को सीरियसली लड़ा है, चाहे कोई सा छोटा चुनाव हो। हमारा संगठन शिद्दत के साथ चुनाव लड़ता है। आप देखिए यदि अमित शाह जी और मोदी जी और हमारी सेंट्रल लीडरशिप यदि चुनाव में उतरती तो इसके परिणाम मैं समझता हूं जो आज कांग्रेस का छोटा मोटा दिख रहा है ये फिगर्स भी नहीं दिखता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कंटिन्यूसली विरोध, चाहे जो भी धारा 370 आई, राम मंदिर आया, एआई समिट में नंगे हो गए, इस प्रकार देश का विरोध करने लगे, सेना का विरोध करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर का। आज देश सकारात्मक राजनीति को स्वीकार करता है, नेगेटिव पॉलिटिक्स स्वीकार नहीं करता है। एक कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना होगा कि आज विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल रहा आपको। आप खत्म होते जा रहे हो जीरो से। आप कह रहे हैं हमारी 14 सीटें आ गई, लेकिन कितने में से आ गई ये केवल फिगर आप दिखाने के लिए, लेकिन वहां की गुजरात की जनता ने आपको नकार दिया है। और ये प्रमाण है इस बात का कि आज 30 साल बाद में भी एक मॉडल को वहां की जनता प्रमाणित करती है। इसका मायने ये हुआ कि वहां पर सुशासन का मॉडल है, वहां पर विकसित भारत 2047 का मॉडल है और मोदी जी के संकल्प पे मोहर है जिन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया और गुजरात के लोग उसमें साथ में। ठीक है, लेकिन ठीक है, जयपाल जी ने जो कहा, पंकज जी मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगी। क्या पहले होता था कि हम कहते हैं लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा अलग होते हैं, और जो स्थानीय चुनाव होते हैं निगम के वो अलग होते हैं, पंचायत अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नजर आता है कि अब जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव उन पर पड़ता है। स्थानीय मुद्दे सिर्फ स्थानीय तक नहीं सीमित रह गए। देखिए डिपेंड करता है कौन से स्टेट का चुनाव है, क्योंकि गुजरात से खुद प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, बाकी बड़े बिजनेसमैन गुजरात से आते हैं, तो वहाँ का चुनाव जरूर इम्पैक्ट करता है। और लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से डर की, दबाव की, पैसे की और धमकी की राजनीति बीजेपी कर रही है, आज कहीं पे भी चुनाव हो जाए, कहीं पे भी कोई प्रत्याशी जीत जाए, जिस तरीके की लोटस ऑपरेशन लोटस ये लोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो बीजेपी कहीं ना कहीं कोई एक तरीके से उनकी कोई विचारधारा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को केवल चुनाव जीतने के बाद अपने साथ लेकर उस सत्ता पे कब्जा कर लेना, ये उनकी नीति बन चुकी है, नियत बन चुकी है। और आप बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। देखिए विपक्ष अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस ही एक मजबूत विपक्ष है, क्योंकि 90% वोट शेयर विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को ही आता। बाकी 10% लोग ये तो कैसे चुनाव लड़वाते हैं वो हम सबने देखा कि बंगाल में किस तरीके से हुमायूं कबीर को चुनाव लड़ाया गया, 1,000 करोड़ का सौदा हुआ, कैमरे पे वो पकड़ा गया, किस तरीके से मस्जिदों का मस्जिद बनाने की बात की गई है, किस तरीके से पोलराइजेशन किया जाता है, किस तरीके से मुद्दे पे, किस तरीके से केवल जिस तरीके से जनता का ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग, कोई ठोस नैरेटिव है? देखिए कांग्रेस के पास जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान है, युवा है, बेरोजगार है, महिला सशक्तिकरण है, बुजुर्ग है, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। और हम चुनाव हारे जीते वो एक अलग चीज है, लेकिन हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ते रहेंगे। और हम लोगों ने ही बीजेपी को बाध्य किया है कि वो इन मुद्दों पर चुनाव लड़े, वो शिक्षा की बात करे, वो स्वास्थ्य की बात करे, वो युवाओं की बात करे। यदि आप बीजेपी राजनीति करती है, बीजेपी व्यवसाय को आगे देखिए आप देश को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से गुजरात ने नकार दिया। मुझे लेने दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर। लेकिन जयपाल जी, लगातार जीत से ओवर कॉन्फिडेंस का भी खतरा रहता है, बीजेपी कितना उसके लिए भी तैयार है? देखिए श्वेता जी, ए परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख फैला उड़ान भर, क्योंकि ये देश केवल काम देखता है, सुशासन की राजनीति देखता है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। आप कल नितिन नवीन जी आए, काम देखता है, नितिन नवीन जी आए कल जयपुर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार राजस्थान आए, आपने हमारे कार्यकर्ताओं को देखा, आपने उन्होंने जो बातें कही, नितिन नवीन जी ने ये कही कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, जनता से लगाव रखता है, जनता से संवाद रखता है, जनता की समस्याओं गांव में बैठे हमारे रथ रवाना हुए, हमारी योजनाएं गांव तक पहुंचे, खेत खलियान गुआड़ तक पहुंचे। आज 2 साल के अंदर जो काम हुए उनकी प्रशंसा करके गए नितिन नवीन जी। ये काम ही तो है जिनके बदौलत हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो 2018 से 2023 के बीच में राजस्थान में जो कुशासन हुआ,
उसको जड़ से समाप्त करने का, माफिया राज को तो जड़ से समाप्त करने का राजस्थान काम में किया। आपकी सरकार पेपर लीक आज नहीं हो सकता जिस है, तरीके से कोई सोच नहीं सकता लगातार महिलाओं के खिलाफ पेपर अपराध लीक तो बढ़ता है संयोजित रूप और से राजस्थान में आप नगर निकाय पंचायत के चुनाव करवाने में सफल है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो गया, राजस्थान में तो चुनाव करवाने में राजस्थान में हार का डर आपको सता रहा है। इसलिए पिछले 1.5 साल से आप पंचायत और नगर कांग्रेस की तरह बार-बार हाईकोर्ट ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिए, जयपाल जी एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी कि क्या वजह है जीत की या फिर क्यों कमजोर पड़ गया विपक्ष, लेकिन अहम सवाल योगेंद्र जी आपसे भी है, यहां पर विकास वर्सेस विपक्ष की विफलता सबसे बड़ी वजह क्या है इस परिणामों की? नहीं देखो श्वेता, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, उनको भी गंभीरता से मुझे लगता है कि नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार हमें आरोप लगाते हैं, विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी ये है, हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं या इस तरीके से चुनाव इसका करवाते असर हैं। वोटर पर नहीं होता। मैं आपको वही कह रहा हूं कि भाई ये तो सत्य है ना, ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के बारे में सोचती है और इसी तरीके से चुनाव लड़ती है। अब 2 ऑप्शन आपके पास में है, या तो आप सिर्फ आरोप लगाते रहिए या उसकी काट क्या होगी, लड़ना आपको इनसे पड़ेगा, इन्हीं के वार से लड़ना पड़ेगा, इन्हीं परिस्थिति में लड़ना पड़ेगा, इन परिस्थिति में कैसे जीतना आपको ये सोचना पड़ेगा। तो जब तक वो ये नहीं सोचेंगे, जब तक ये सोचेंगे कि जो सरकार है उसके एंटी इनकम्बेंसी होगी या इनके कुछ बातों को पकड़ करके हम जनता को समझाते रहे, क्योंकि एक बात तो सत्य है, जनता उस लेवल पे नहीं समझ रही जिस लेवल पे समझना चाहिए। और जहां तक जयपाल जी कह रहे हैं तो जयपाल जी को नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अटक गई थी। तो ये जनता है, अगर आप सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ में जनता को सही चीजें नहीं परोसेंगे तो जनता पलटी तो कहीं भी मार सकती है। इसलिए ये गुमान होना है कि हम कभी हार नहीं सकते, वो तो कभी संभव नहीं है। लेकिन विपक्षी दल को लगातार ये सोचना ही पड़ेगा अब कि भाई जो लगातार हार मिल रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। जब तक स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि जो गुजरात में हो रहा है वो बाकी जगह पर नहीं होगा। और जयपाल जी ने एक बात और कही कि अगर निकाय चुनाव में नरेंद्र मोदी अमित शाह चले जाते तो क्या होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चुनाव हो, निकाय हो, पंचायत चुनाव हो, हर आदमी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से ही वोट मांगता है और यही कहता है उनके हाथ मजबूत करने के लिए मुझे वोट दें। तो इसको आप इंपैक्ट में नहीं तलाश कर सकते कि जब तक वो अजय है, जब तक उनके नाम से वोट मिल रहा हाथ में यही कहेगा। तो परिणाम ये जो आए वो भी आज की तारीख में जो परिणाम है वही मान के चले कि उसमें 80% जो रोल है वो अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी अमित शाह का ही है। उन्हीं की प्लानिंग है, उनकी स्ट्रेटेजी है, किस तरह के वोट बांटने, कैसे प्रचार करना है, कैसे वोट लेना, सब उन्हीं का है। तो ये जब तक रहेगा तब तक मुझे लगता है कि परिणाम बहुत ज्यादा बदलेंगे नहीं। दोनों ही, यानी इनको लगातार ये सोच रहा है कि हमें इससे आगे बढ़ना है, इस स्ट्रेटेजी है, और विपक्ष को सोच रहा है कि हमें आगे जाकर के कौन सी स्ट्रेटेजी बना करके और भारतीय जनता पार्टी को पटकने देनी है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, गुजरात में जहां लगातार बीजेपी की सरकार बनती आ रही है, लगातार वहां पर हर चुनाव में जीत बीजेपी को मिलती है। अब आरोप कुछ भी लगाया जाए, सवाल कितने भी उठाए जाए काम को लेकर, लेकिन जनता तो वोट दे रही है और अगर नाराजगी होती तो शायद परिणाम कुछ और आते। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का कमजोर होना भी चिंता का विषय है। कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव हो और जब उसमें मजबूत विपक्ष होता है तो फिर अलग तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक तरफा नजर आता है और ये जनता का मैंडेट है, वहां के वोटर्स, वहां की जनता गुजरात की जब पसंद कर रही है, शायद इसलिए ये परिणाम आ रहे हैं सामने। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में भी, खासतौर से 2027 की बात कर ले, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या वाकई में जैसे आज परिणाम आए, एक बंपर जीत बीजेपी को मिली, तो क्या 2027 के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है, या फिर तब तक मन वोटर का बदल सकता है, या फिर विपक्ष कुछ नई स्ट्रेटेजी ला सकता है? ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन आज बंपर जीत जरूर निकाय में बीजेपी की हुई है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।